आइए सुनते हैं उषा प्रियंवदा जी की कहानी नींद। आज की रात किसी होटल में काटनी पड़ेगी, ये कहकर वो मेरी ओर देखते हैं। मैं चुप हूँ। 150 मील की यात्रा के बाद भी कुछ कहने के प्रति अनिच्छा अभी भी मन में बनी हुई है। वो स्वयं भी कम बोलते हैं। कार चलाते समय तो वो और भी चुप हो जाते हैं। ये बात मेरे ध्यान में आ चुकी है। सुनो, उन्होंने कहा है और इम्पाला की गति को मंद करते हुए सड़क के किनारे रोक दिया है। शहर पीछे छूट गया है। सामने चौड़ी सपाट सड़क है और दाहिनी ओर काफ़ी नीचाई पर सागर है। लहरें और उनकी गर्जन की प्रतिध्वनि है। मैं खिड़की के शीशे से मुंह सटाए बाहर देखती हूँ, इसलिए कि मैं उनके कुछ उदास हुए चेहरे, कुछ उलझन भरी मुद्रा को नहीं चाहती। बाहर पानी, केवल पानी, विक्षिप्त लहरें, भीगता हुआ तट और कुछ दूर पर निरुद्देश्य सी उड़ती हुई सी गलें। उनका जो हाथ मेरी हथेली को पकड़े है वो पसीजा हुआ है और वो धीरे धीरे काँप रहा है। मेरे प्रथम स्पर्श से किसी पुरुष में ऐसी प्रतिक्रिया हो सकती है, ये जानकर मुझे मन में कुछ कौतुक होता है, पर मन छूता नहीं। उन्हें आश्वस्त करने के लिए मैं उनकी ओर देखकर मुस्कुराती हूँ। इस यात्रा का प्रस्ताव बहुत सहज भाव से दिया गया था और उसी तरह मैंने स्वीकार भी कर लिया था। 3 दिन की छुट्टियों में वो उसी ओर जा रहे थे जहाँ मुझे भी जाना था। 8 घंटे की त्रासद बस यात्रा से मुझे छुट्टी मिलेगी ऐसा मैंने सोचा था। यदि सुबह चलते तो संध्या तक पहुंच जाते, पर निकलते हुए ही देर हो गई थी। जैसा आप ठीक समझें। इतनी देर पहले पूछे प्रश्न का उत्तर मैं अब देती हूँ। पश्चिम में आकाश रक्ताब हो चला है और अचानक ही दिन भर की गर्मी के बाद मैंने कुछ ठंड अनुभव की। वो अपनी सीट पर कुछ आगे झुके से बैठे रहे और उनकी घनी भौहें कुछ ऐसे कुंचित हो आईं जैसे वो किसी गहरी सोच में हैं। एकाएक उन्होंने मेरी ओर देखकर पूछा, तुम्हें पहुंचने की कोई जल्दी तो नहीं? नहीं, मेरा उत्तर है। बात ठीक भी है। मुझे अपने डॉक्टर से मिलना है और उसके लिए मेरे मन में कोई उत्कंठा, कोई जल्दी नहीं है। वो उस उत्तर को शायद मेरी स्वीकृति समझे, पर क्या कहीं अंदर मन के दबे हुए कोने में ये आकांक्षा मेरी भी नहीं है? होटल में हमें 2 संलग्न कमरे मिले। बीच में बाथरूम, उसी के द्वारा एक दूसरे के कमरे में आया जाया जा सकता था और चाहने पर द्वार भी बंद किया जा सकता था। मैंने जब अपनी ओर से दरवाज़ा बंद करना चाहा तो पाया कि उसकी कुंडी टूटी हुई है। शायद ये नियति ही है। रात में सायरन की आवाज़ से आंखें खुलती हैं। मेरे मुंह से एक लंबी चीख निकल जाती है और मैं बिस्तर पर उठकर बैठ गई हूँ। मैं बेतरह काँप रही हूँ। ऐसे सायरन यहाँ सिर्फ एम्बुलेंसों में होते हैं और तभी सड़क खाली करने के लिए चालू किए जाते हैं जब उसमें कोई घायल को अस्पताल ले जाया जा रहा हो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्वयं उस एम्बुलेंस में बैठी हूँ और सामने स्ट्रेचर पर एक घायल शरीर है। मैं झुककर उसे छूना चाहती हूँ, पर मुझे डर है कि वह कहीं ठंडा ना पड़ने लगा हो। तुम डर गई? अंधेरे में मैं उनका स्वर सुनकर पूरी तरह आंखें खोलकर उन्हें आसपास देखती हूँ। शायद सुबह होने वाली है, क्योंकि खिड़कियों के चौखटों के बाहर हल्की हल्की सी रोशनी लग रही है। क्या तुमने कोई दुखद स्वप्न देख लिया था? हाँ, कहकर मैं बिस्तर में लेट जाती हूँ। सुबह के इस समय बिस्तर बेहद ठंडा लगता है। मैं बहुत कम चीज़ों से डरती हूँ, न रोग से, न गरीबी से, न ठंड से। डरती हूँ तो बस एक लंबी अंधेरी रात के अकेलेपन से, और उसके त्राण के लिए ही इधर उधर भटकती हूँ। मेरा मनोवेद इसे मेरी बीमारी कहता है और वो मेरी चिकित्सा करना चाहता है, जिससे कि मेरी ये भटकन समाप्त हो जाए। और मैं वो हमेशा फिर पर जोर देता है, किसी और के साथ कहीं घर बसाकर सुख चैन से रह सकूं। अगर ये होटल किसी अस्पताल के पास ना होता तो कितना अच्छा होता। तब कोई भी सायरन मेरी नींद न तोड़ पाता। शायद मैं कुछ देर को फिर से सो गई, क्योंकि अगली बार जागने पर पाया कि धूप काफ़ी चढ़ आई है। मैं कमरे में अकेली हूँ। तैयार होकर मैं होटल के लॉन्ज में आई। वहाँ वो पहले से ही शायद मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। वो मुस्कुराए। सुबह के उस उजले आलोक में उनका चेहरा अब रेखाहीन लगता है। हरे रंग की ट्वीड का कोट पहनने से उनकी आंखें अब हरी दिखने लगती हैं। ये मैंने अभी जाना। वेट्रेस मोटे मोटे प्यालों में खूब गर्म कॉफ़ी दे गई। मैं बिना कुछ कहे कॉफ़ी पीने लगी। इस क्षणांश में ही मैं बहुत दूर चली गई। शायद ये भांपकर उनके चेहरे पर उदास रेखाएं लौट आईं। नाश्ते के बाद हम लोग फिर सड़क पर हैं। व्हील पर सदे हुए हाथ, सामने सपाट सड़क और 2 पृथक पृथक मौन। शहर में हम अपराह्न पहुँचे। मैं YWC पर उतर गई हूँ। मेरे पास केवल एक छोटी सी अटैची है। मैं परसों वापस जाऊँगा, वो कहते हैं। मैं यहीं आपको तैयार मिलूँगी। पर यह कहते कहते मेरे अंदर एक बहुत स्पष्ट विचार कौन जाता है और मैं अनमनी हो आती हूँ। उनके जाने के बाद मैं अटैची लेकर बाहर आती हूँ।
बहुत दिन बाद लौटने पर जाना पहचाना शहर भी अजीब सा लगता है। मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। मैं जानती हूँ कि उससे कोई लाभ नहीं। वो मुझे बचाना चाहते हैं, पर मुझे कोई रोग नहीं है। स्वस्थ रोगहीन शरीर है। डॉक्टर के पास अब तक चली ही जाती थी, पर अब मुझे चिकित्सा की ज़रूरत नहीं। सारे समय मैं उस शहर की सड़कों पर भटकती रहती हूँ। ऊंचे टीले पर बनी अब्राहम लिंकन की कांस्य प्रतिमा को देर तक देखती रही, फिर उसी के पास बैठ गई। पत्थर ठंडे थे और सामने लॉन पर पतझड़ की पहली हवाओं ने पत्तियों को बिखेरना शुरू कर दिया था। बाईं और इमारतों के बीच मंदोता झील का एक चौखुटा टुकड़ा चमक रहा था, गहरा नीला। कभी ये सब मेरे जीवन का एक भाग था और यहाँ बैठे रहने पर भी इन सब से कटे होने का भाव मेरे मन में है। मेरे पर्स में पैनम का एक लिफाफा है जिसमें मेरे स्वदेश वापस जाने का टिकट है। सामने दूर काफ़ी नीचे सड़क पर मोटर और बसें लगातार आती जाती दिखाई दे रही हैं। जिन पत्थरों पर मैं बैठी हूँ वो ठंडे होते जा रहे हैं। मैं ठंड से नहीं डरती, केवल रात से डरती हूँ, अकेली अंधेरी लंबी रात से। मैं अब उठकर चलने लगी हूँ। पैर अपने आप उसी गली की ओर मुड़ गए हैं जहाँ हम रहा करते थे। ये मकान अब रहने लायक नहीं है। कुछ दिन में ढहा दिया जाएगा, क्योंकि सड़क के उस पार कॉलेज क्लब नाम का एक बार है और उसके ग्राहक इतने बढ़ गए हैं कि उनकी मोटरों के लिए जगह कम पड़ने लगी है। इसीलिए यह मकान गिरा दिया जाएगा, जिससे कि कॉलेज क्लब में अधिक से अधिक लोग आएं और निश्चित रूप से बैठ सकें, ताकि उनकी मोटरों के लिए पर्याप्त जगह हो जाए। ये मकान हमारे लिए एक मित्र ने ढूंढा था। इस शहर में आने से पहले उन्हें लिखा गया था कि जो भी घर हो, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के अत्यंत निकट हो। ये घर लाइब्रेरी के ठीक सामने था। कुछ दिन पहले शायद उसके खिड़की दरवाजे तोड़ दिए गए, जिससे कि कोई इसमें अवैध रूप से रह ना सके। पर मुझे ठंड लग रही है और मैं अंदर जाना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरा घर था। चारों ओर कांच ही कांच है। मैं सावधानी से चप्पल उन पर रखकर अंदर घुस आई हूँ। बाईं ओर तुम्हारी स्टडी थी, उसमें तुम्हारी कुर्सी अब भी टूटी पड़ी है, औंधी। मैं झुककर उसे सीधी करना चाहती हूँ, पर वो बार बार गिर पड़ती है। ज़मीन पर पुराने अखबारों और कागज़ों का ढेर है, उन्हें फेंके भी कौन। और पूरे दिन के बाद मैं अब थोड़ी स्वस्ति अनुभव करती हूँ। बिखरे हुए कांच पर सावधानी से चप्पलें रखती हुई सीधी ऊपर चली जाती हूँ। ये अच्छा ही है कि सीढ़ियाँ अभी नहीं तोड़ी गईं। एक बार बढ़ई किसी काम के लिए आया था। उसने सीढ़ियों पर हथौड़ी से ठक ठक करते हुए कहा था, बहुत पुराने और बढ़िया ओक की लकड़ी है, आजकल तो दुर्लभ ही है। वही सीढ़ियाँ। फिर दूसरी मंजिल पर शयन कक्ष और सटा हुआ स्नान घर। स्नान घर की अलमारी खोलती हूँ तो उसमें 2-3 कर्लर व नेल पॉलिश की खाली शीशी पड़ी दिखाई देती है। नाम है नियरली न्यूड। शीशी वापस फेंक देती हूँ। शयन कक्ष की दीवारों में लंबी लंबी खिड़कियाँ हैं। यहाँ भी वही हाल है, हर कांच फूटा हुआ। कमरों के बीचों बीच काष्ठ भूमि पर एक गद्दा पड़ा है, मेरा खरीदा हुआ गद्दा। मैं घुटने मोड़कर उस गद्दे पर बैठ गई और दीवारों को देखने लगी। चारों ओर सन्नाटा है। सन्नाटे के मध्य एक ढहाया जाने वाला घर। टूटे हुए शीशों से तेज हवा आती है और बाहर सूखी पत्तियों के झड़ने की खड़खड़ सुनाई देती है। मैं गद्दे पर लेट गई। नहीं, मैं रुग्ण नहीं हूँ, न मुझ में कोई मानसिक विकृति है। वो डॉक्टर, मेरा मनोवैद, झूठ कहता है। मैं पूर्णतया स्वस्थ हूँ। मैं केवल साथ ढूंढती हूँ, कंपेनियनशिप, तुम्हें जिलाए रखने के लिए। तुम, मैं, वो, और न जाने कितने चेहरों की बात। मेरा मन स्मृतियों के दाने चुगने लगा है। नहीं, मैं कुछ नहीं सोचूंगी। फिर मैं उठकर बैठ जाती हूँ और अपना पर्स खोलकर सब शीशियाँ निकालती हूँ। रंग रंग की गोलियाँ हैं, न जाने कब से इन्हें एकत्र कर रही हूँ। गुलाबी और स्लेटी कैप्सूलों से दर्द मिटता है। छोटी छोटी लाल गोलियाँ नींद लाने के लिए हैं। सफ़ेद गोलियाँ, पानी यहाँ कहाँ होगा। फिर भी धैर्यपूर्वक मैं एक एक करके सभी गोलियाँ निगल रही हूँ। मेरा शरीर एक उत्तेजना, सुख मिश्रित रोमांच से काँप रहा है। और फिर नींद। तो ये थी उषा प्रेमवदा जी की कहानी नींद। सुनने के लिए धन्यवाद।